हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक। स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा आप यदि बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग हमें किस प्रकार से करना चाहिए। चार ऑप्शन है हमारे पास, लाभकारी, विवेकपूर्ण, प्रचुर, ये अल्पलप है। तो स्टूडेंट, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमें विवेकपूर्ण करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह असीमित भंडार हैं, यह कभी भी खत्म हो सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग हमें विवेकपूर्ण करना चाहिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट आपको जितने भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उससे पता चलेगी कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, और आपको कितनी परिश्रम की और ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, हमारी जो प्राकृतिक संसाधन हैं यह कौन से कारणों के कारण नष्ट हो रहे हैं। शहरीकरण के कारण, या प्रदूषण के कारण, या ए और बी दोनों के कारण, या वृक्षारोपण के कारण। तो हमारी जो प्राकृतिक संसाधन हैं यह हमारी नष्ट हो रही है। पहला तो शहरीकरण के कारण, ठीक है, जहाँ पे शहरों का निर्माण हो रहा है तो हमारे प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। दूसरा, प्रदूषण के कारण भी नष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से ए और बी दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ से, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों की अविवेकपूर्ण दोहन से क्या होगा। ठीक है, यदि हम संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारे संसाधनों पे कौन से प्रभाव पड़ेंगे। क्या संसाधन खत्म हो जाएंगे, क्या संसाधन में वृद्धि होगी, या संसाधन सामान्य रहेगा, या इनमें से कुछ नहीं होगा। तो यदि हम संसाधनों का अविवेकपूर्ण यूज करेंगे तो संसाधन हमारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, हमारे जितने भी प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पे उपलब्ध हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, हमें बताना है कि इसमें प्राकृतिक संसाधन कौन है। प्राकृतिक संसाधन यानी गॉड गिफ्टेड। ठीक है, चार ऑप्शन है हमारे पास, कोयला, वन्य जीवन, वन, या ऊपर दिए गए सभी। तो इसमें से हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है वह हमारी है, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कोयला भी प्राकृतिक संसाधन है, वन जीवन भी प्राकृतिक संसाधन है, वन भी प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऊपर दिए गए सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हम संसाधन का प्रबंध करते हैं क्योंकि। ठीक है, हम संसाधन का प्रबंध करते हैं, क्यों करते हैं। इसे लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके इसलिए, यह संसाधन सीमित है इसलिए, या बढ़ती जनसंख्या को संसाधन उपलब्ध कराया जा सके इसलिए, या इनमें से सभी। तो हम संसाधन का उपयोग, संसाधन का प्रबंधन करते हैं क्योंकि हमें इसे लंबे समय तक उपयोग भी करना है, संसाधन सीमित भी है, इसका उपयोग हम ज़्यादा करेंगे तो यह पृथ्वी से खत्म हो जाएगी, और बढ़ती जनसंख्या को संसाधन उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इन सभी के लिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोले कि कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है। कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है। वनस्पति ईंधन, जलीय चक्रण, जीवाश्म ईंधन, या उपयुक्त सभी। तो ये हमारे हैं जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। ठीक है, हमारी जो प्राकृतिक संरक्षण है उन उद्देश्यों में से एक उद्देश्य कौन सा है। क्या वंशागत जैव विविधता का संरक्षण,
वृक्षों को काटना, वनों को हटाना या इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक संरक्षण के उद्देश्यों से इसमें से एक है वंशागत जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन के निकट रहने वाले लोग वन पर किस लिए निर्भर रहते हैं। ठीक है, वन के निकट रहने वाले, जंगल के निकट रहने वाले जो लोग होते हैं वो जंगल पे किस लिए निर्भर होते हैं, उनसे उनको जंगल से क्या चीज़ की फायदा होती है। उन्हें ईंधन प्राप्त होती है, या वन उनके शिकार स्थल हैं, या फल और पशुओं का चारा प्राप्त होता है, या इनमें से सभी। तो स्टूडेंट, वन के निकट जो रहने वाले लोग होते हैं वो वन से अपना ईंधन प्राप्त करते हैं, वन उनके शिकार स्थल होते हैं, फल और पक्षियों का चारा प्राप्त करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सरकार की प्रारंभिक वन प्रबंधन में क्या कमी थी। सरकार ने जो प्रारंभिक वन प्रबंधन लगाई थी उसमें क्या कमी थी। पहला ऑप्शन है, स्थानीय लोगों के ज्ञान और आवश्यकता की अपेक्षा की गई। दूसरा, औषधि, फल इत्यादि के पौधों को काटा गया। सिर्फ टीक एवं यूकटिपस के वृक्षों का रोपण हुआ, या इनमें से सभी। तो सरकार ने जो सबसे पहले जो वन प्रबंधन जो लगाया था उसमें इस सभी चीज़ों की कमी थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका क्या मतलब है। कम उपयोग करना, पुनः उपयोग करना, पुनःचक्रण या पुनः उपयोग करना, या इनमें से सभी। तो पर्यावरण बचाने के लिए जो 3 उपयोग होते हैं आर आर आर, उसका मतलब होता है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि उसका कम उपयोग करना है, पुनः उपयोग करना है, पुनःचक्रण करना है तथा पुनः उपयोग करना है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा सही चला जाएगा, इनमें से सभी। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बोला है कि निम्न में किनका प्रबंधन जरूरी है, इनमें से किसका प्रबंधन जरूरी है। जल का प्रबंधन जरूरी है, मिट्टी का प्रबंधन जरूरी है, या जंगल का प्रबंधन जरूरी है, या इनमें से सभी का प्रबंधन जरूरी है। तो स्टूडेंट, आने वाले समय के लिए या जनसंख्या को देखते हुए जल का प्रबंधन जरूरी है, मिट्टी का भी प्रबंधन जरूरी है, जंगल का भी प्रबंधन जरूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा हमारा, इन सभी का प्रबंधन जरूरी है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण किस समुदाय के धार्मिक अनुष्ठान का भाग है। वन संरक्षण जो है वह किस समुदाय के धार्मिक अनुष्ठान का भाग है। उद्योगपति का, शहरी लोगों का, राजस्थान के बिश्नोई समुदाय का, या इनमें से सभी। तो स्टूडेंट, हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जीव संरक्षण हेतु सरकार ने इस पुस्तक की व्यवस्था की। जीव संरक्षण हेतु सरकार ने इस पुस्तक की व्यवस्था की। कौन सी पुस्तक की व्यवस्था की थी सरकार ने। जीव संरक्षण पुरस्कार की, या अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जीव संरक्षण हेतु सरकार ने जो पुरस्कार की व्यवस्था की थी वो थी अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन चल देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ हुई थी। गंगा सफाई जो योजना थी उसे कब प्रारंभ किया गया था। 1986 में, 1984 में, 1982 में, या 1985 में। तो स्टूडेंट, गंगा सफाई जो योजना थी उसको प्रारंभ किया गया था 1985 में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1985 में। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गंगा सफाई योजना 1985 में शुरू की गई थी क्योंकि, ठीक है, गंगा सफाई जो योजना थी वो 1985 में स्टार्ट हुई थी। वह क्यों स्टार्ट हुई थी, उसका कारण क्या था। 4 ऑप्शन है, क्या गंगा का जल सूखने लगा था, या गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी,
या गंगा का जल अति शुद्ध था, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, गंगा सफाई योजना की जो 1985 में जो शुरुआत हुई थी, उसका कारण था कि गंगा के जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि गंगा की जो जल थी उसकी जो गुणवत्ता थी वो बहुत ही कम हो गई थी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पानी में कोलिफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति क्या दर्शाता है? यदि पानी में कोलिफॉर्म नाम के जो जीवाणु है यदि वह प्रेजेंट है, ठीक है, वो उसमें उपस्थित है, तो हमें वह क्या दिखाना चाहता है? पानी शुद्ध है, या पानी पीने योग्य नहीं है, या पानी संदूषित है, या बी और सी दोनों। तो स्टूडेंट, यदि पानी में कोलिफॉर्म नामक जीवाणु यदि उपस्थित हैं तो उसका कारण है कि पानी पीने योग्य नहीं है और पानी संदूषित है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा सही चला जाएगा, बी और सी दोनों। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलिफॉर्म द्वारा संदूषित पानी पीने से, यदि हम कोलिफॉर्म द्वारा संदूषित पानी पीते हैं तो हमें हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम बीमार हो सकते हैं, स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, यदि हम कोलिफॉर्म द्वारा संदूषित यदि हम पानी पीते हैं तो हमारा जो स्वास्थ्य है हम बीमार हो सकते हैं। ठीक है, कोलिफॉर्म द्वारा संदूषित पानी पीने से हम बीमार हो सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही चला जाएगा, हम बीमार हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। बोले कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गंगोत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह है गंगोत्री। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गंगोत्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि गंगा के प्रदूषण का कारण है। ठीक है, गंगा नदी जो प्रदूषित हो रही है उसका कारण क्या है? वह किस कारण से प्रदूषित हो रही है? शहरों के कचरा के कारण, या मृतकों की राख के कारण, या उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन के कारण, या इनमें से सभी। तो गंगा नदी का प्रदूषण होने का कारण है शहरों का कचरा, मृतकों की राख, उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, बोला कि हम जल का पीएच सरलता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है, जल का जो पीएच मान होता है उसे हम सरलता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं? कारखाने में, जटिल उपकरणों द्वारा, या सार्वसूचक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हम जल का पीएच मान सरलता से हम ज्ञात कर सकते हैं सार्वसूचक के द्वारा। ठीक है, सार्वसूचक के द्वारा जल का पीएच मान सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सार्वसूचक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, किन वस्तुओं का सावधानी पूर्वक उपयोग करके उन्हें बचाया जा सकता है? ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन है हमारे पास। बोला कि उसमें से कौन सा वस्तु है जिसका उपयोग हम लोग सावधानी पूर्वक करके उनको बचा सकते हैं? पानी, बिजली, पेट्रोल, इनमें से सभी। तो इसलिए पानी को भी हम कम उपयोग करके बचा सकते हैं, बिजली का सावधानी पूर्वक उपयोग करके इन्हें बचा सकते हैं, पेट्रोल का सावधानी पूर्वक उपयोग करके इन्हें बचा सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही चला जाएगा, इनमें से सभी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कांच और प्लास्टिक जैसी वस्तुओं के प्रदूषण से पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। इन वस्तुओं का उपयोग न करके, इन वस्तुओं का पुनः चक्रण करके, इन वस्तुओं का पुनः उपयोग करके, या बी और सी दोनों के द्वारा। तो यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कांच और प्लास्टिक जैसी वस्तुओं का हम लोग क्या करेंगे, इनको, इन वस्तुओं का पुनः चक्रण करेंगे और इन वस्तुओं का हम पुनः उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम पर्यावरण प्रदूषण से इन्हें बचा सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन है? जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन है? शहर, गांव, वन, इनमें से कोई नहीं। तो जैव विविधता की जो विशिष्ट स्थल हैं
वह इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा हमारा। चलिए क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1731 में अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान क्यों दिया था? ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है आपके लिए, अब इसको अच्छे से नोट कर लें। अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान कब दिया? 1731 में दिया। ठीक है, तो एक नंबर वाले क्वेश्चन में भी ये भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे है कि आखिर उन्होंने अपना बलिदान क्यों दिया? तो यूक्टिपस के वृक्षों को बचाने हेतु, या टिक के वृक्षों को बचाने हेतु, या खेजरी वृक्षों को बचाने हेतु, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, खेजरी वृक्षों को बचाने हेतु 1731 में अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान दिया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वनों का विनाश हो रहा है, किस कारण से? सड़कों के निर्माण से, औद्योगिक विकास से, बांध के निर्माण से, या इनमें से सभी? तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वनों का विनाश हो रहा है, सड़कों के निर्माण से हो रहा है, औद्योगिक विकास से भी हो रहा है, बांध के निर्माण से भी हो रहा है। जहाँ पे बांध बनाए जा रहे हैं वहाँ के जितने भी पेड़ पौधे हैं सबको काटा जा रहा है, तो इस कारण से वनों का विनाश हो रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किस स्थान पे आरंभ हुआ था? चिपको आंदोलन क्या था? लोग क्या करते थे? पेड़ों से चिपक के पेड़ों को बचाते थे। ठीक है, तो चिपको आंदोलन किस स्थान पे आरंभ हुआ था? असम में, राजस्थान में, गढ़वाल के रेनी गांव में, या इनमें से कोई नहीं? तो चिपको आंदोलन जो था स्टूडेंट वो आरंभ हुआ था गढ़वाल के रेनी गांव से, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा यहाँ से, गढ़वाल के रेनी गांव में। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन क्या था? ठीक है, चिपको आपको तो पता है कि कौन से गांव से प्रारंभ हुआ, अभी हमने पढ़ा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि चिपको आंदोलन क्या था? सरकार की नीति थी, या उद्योगपति की नीति थी, या वृक्षों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों का प्रयास था, या इनमें से सभी? तो चिपको आंदोलन जो था स्टूडेंट वो हमारे वृक्षों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों का प्रयास था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वृक्षों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों का प्रयास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन न हुआ होता तो क्या हो सकता था? यदि चिपको आंदोलन नहीं होता तो क्या हो सकता था? सरकार वन संरक्षण के सरल नियम बनाती, या नए वृक्ष लगाए जाते, या कई क्षेत्र हमेशा के लिए वृक्षहीन हो जाते, या इनमें से कोई नहीं? तो यदि चिपको आंदोलन न हुआ होता तो कई क्षेत्र जो थे वो हमेशा के लिए वृक्षहीन हो जाते, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से चला जाएगा, कई क्षेत्र हमेशा के लिए वृक्षहीन हो जाते। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आराबाड़ी जो कि मिदानपुर है कि वन क्षेत्र में किस अधिकारी ने ग्रामीणों को वृक्षारोपण अभियान में शामिल किया? ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, A.K. बनर्जी ने, C.K. बनर्जी ने, G.K. बनर्जी ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आराबाड़ी में जो वन संरक्षण जो हुआ था उसमें किस अधिकारी ने लोगों को शामिल किया था? A.K. बनर्जी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, A.K. बनर्जी ने। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के मिदानपुर के कितने क्षेत्र में साल वृक्षों का संरक्षण किया गया? ठीक है, हेक्टेयर, 1275 हेक्टेयर में, या 1272 हेक्टेयर में, या इनमें से सभी? तो पश्चिम बंगाल के मिदानपुर में जो साल वृक्ष हैं वहाँ पे 1272 हेक्टेयर में साल वृक्षों की संरक्षण किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1272 हेक्टेयर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि क्वेश्चन ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भौम जल क्या है? भौम जल क्या है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, डैम का जल, नालियों का जल, या भू सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी के रंध्रों में पाया जाने वाला जल, या इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट जो हमारी जो भौम जल है वह भू सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी के रंध्रों में पाए जाने वाला जो जल होता है उसे हम लोग बोलते हैं भौम जल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखों वर्ष पहले जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से हमें क्या प्राप्त हुआ है? वन, वर्षा, पहाड़, कोयला तथा पेट्रोलियम। तो लाखों वर्ष पहले जीवों की जो जैव मात्रा के अपघटन से हमें प्राप्त हुआ है कोयला एवं पेट्रोलियम। ठीक है, आपको पता है कि कोयला तथा पेट्रोल कैसे बनते हैं, इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ये किससे बनते हैं? ये जीवाश्म से बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ से, कोयला तथा पेट्रोलियम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के किन स्रोतों की भविष्य में समाप्त हो जाने की संभावना है? ठीक है, सूर्य की, हरे पौधे की, कोयला एवं पेट्रोलियम की, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोयला तथा पेट्रोलियम ऐसे संसाधन हैं जो आने वाले भविष्य में समाप्त हो जाने की संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला और पेट्रोलियम में उपस्थित होता है। ठीक है, कोयला तथा जो पेट्रोलियम होते हैं उनमें क्या उपस्थित होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, सल्फर, या इनमें से सभी। तो इसमें कोयला और पेट्रोलियम में हमारा उपस्थित होता है कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी होता है, और सल्फर भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से कौन सी विषैले गैसें प्राप्त होती है? ठीक है, जब कोयला और पेट्रोलियम को जलाया जाता है तो उनसे कौन सी विषैले गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, या सल्फर का ऑक्साइड, या इनमें से सभी। तो जब स्टूडेंट कोयला या पेट्रोलियम को जो जलाया जाता है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलता है, सल्फर ऑक्साइड भी निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा सही चला जाएगा, इनमें से सभी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन है? ठीक है, चार ऑप्शन है हमारे पास। बोल रहा है कि इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारी जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वह स्टूडेंट हमारी है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा से उत्पन्न वैश्विक ऊष्मन की प्रक्रिया कहलाती है। यदि कार्बन, ठीक है, यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा अगर बढ़ जाती है तो इसी जो वैश्विक ऊष्मन होती है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, या दहन कहते हैं, या ऊर्जा प्रबंधन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो इसलिए वायुमंडल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूरा कि इनमें जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, कोयला जीवाश्म ईंधन है, या पेट्रोलियम, या उपला, या ए और बी। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि कोयला और पेट्रोलियम जो है यह जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, यह जीवों के मृत शरीर से बना हुआ है। ठीक है, तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि पेट्रोलियम का उपयोग होता है, पेट्रोल का उपयोग कहाँ होता है? मोटर वाहन में, जलयान में, वायुयान में, या इनमें सभी जगह पे। तो पेट्रोल का स्टूडेंट उपयोग मोटर वाहन में भी होता है, जलयान में भी होता है, वायुयान में भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी में होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अगर हम मोटर वाहन के स्थान पर पैदल या साइकिल का उपयोग करें तो क्या होगा? पेट्रोल की खपत कम होगी, वातावरण में प्रदूषण का स्तर कम होगा, या ए और बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट यदि हम पैदल चलते हैं, यदि हम साइकिल का उपयोग करते हैं तो पहला तो पेट्रोल की खपत कम होगी, और दूसरा वातावरण में प्रदूषण का स्तर भी कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जल संग्रह करने की पुरानी व्यवस्था है? ठीक है, निम्न में कौन सा जल संग्रह करने की पुरानी व्यवस्था है?
खादिन, बंधारस, बंधिस या इनमें सभी। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, खादिन भी एक जल संग्रह करने की व्यवस्था है, बंधारस भी है और बंदिश भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा सही जाता है, इनमें सभी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संसाधनों के दुरुपयोग करने पर क्या नुकसान है। यदि हम संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं तो क्या नुकसान होगी। संसाधन समय से पहले खत्म हो जाएंगे, या बढ़ती जनसंख्या के ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता, या हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, या इनमें से सभी। तो स्टूडेंट, यदि हम संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं तो हमारी जो संसाधन है वह पहला तो समय से पहले ख़त्म हो जाएगी, दूसरा बढ़ती जनसंख्या को पूरा नहीं हो पाएगा, और तीसरा हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ से, इनमें से सभी। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतपुर पक्षी बिहार किस राज्य में है। बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में या केरल में। तो ये स्थित है राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही चला जाएगा, राजस्थान में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में इनमें से कौन सा जो कथन है वह सही नहीं है। पहला है, यहाँ मनुष्यों और जंतुओं की आवश्यकता पर बराबरी से ध्यान दिया जाता है। दूसरा, यह इनका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण है। तीसरा, ये प्राकृतिक संरक्षण और आर्थिक विकास में संतुलन स्थापित करते हैं। चौथा, इनका मूल उद्देश्य जंगली जीवों की सुरक्षा करना है। तो ऐसे हमारी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, चौथा। ठीक है, यह जो है यह सही नहीं है। ठीक है, बायोस्फीयर में क्या होता है, यहाँ मनुष्यों की जंतुओं की आवश्यकता पर बराबरी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बोला कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। ठीक है, नदी, कुआं, तालाब या समुद्र। तो स्टूडेंट, यहाँ से जो कुआं है यह हमारी एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी हम आपका सही हो जाएगा, कुआं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यूरो का संबंध है। यूरो का संबंध किससे है। वायु प्रदूषण से है, जल प्रदूषण से है, या मृदा प्रदूषण से है, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, यूरो का जो संबंध है वो वायु प्रदूषण से है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि चिपको आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव में कब हुआ था। यानी कि चिपको आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, 1900 ईस्वी में, 1920 में, 1930 में या 1970 में। तो चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1970 में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही चला जाएगा, 1970 में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा हिमालय में स्थित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल खाड़ी में गंगा सफ़र तक यात्रा करती है। कितने किलोमीटर की यात्रा करती है, 100 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर। तो गंगा जो है स्टूडेंट वह सफ़र करती है 2500 किलोमीटर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 2500 किलोमीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता के विशिष्ट स्थल से समझते हैं। ठीक है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल से समझते हैं। क्या समझते हैं, समुद्र, शहर, गांव या वन। तो हम जैव विविधता के विशिष्ट स्थल से हम लोग समझते हैं वन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है पाइन
टिक अथवा यूकटिपस के वनों से क्या हानि है? इनमें अच्छे जलावन नहीं मिलते, या जैव विविधता नष्ट हो जाती है, या पशुओं को चारा काफ़ी मिलता है, या जंगली जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जैव विविधता नष्ट हो जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेक होल्डर से क्या समझते हैं? स्टेक होल्डर जो है उससे आप क्या समझते हैं? पहला ऑप्शन है हमारे पास, वन संसाधन पर हमारी निर्भरता, या वन के आसपास के लोग, या वन का मालिक सरकार, या बी और सी दोनों। तो स्टूडेंट स्टेक होल्डर से हमारा मतलब होता है वन के आसपास के लोग तथा वन का मालिक जो उसके सरदार है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। यह कौन सा गैस है? क्या यह रेड हाउस गैस है, या ग्रीन हाउस गैस है, या ब्लू हाउस गैस है, या ब्लैक हाउस गैस है? तो स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड हमारा यह ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बांध का उपयोग करते हैं, बांध का उपयोग करते हैं। बांध का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? उद्योगों में, सिंचाई व बिजली उत्पादन में, स्कूलों व कॉलेजों में तथा उपयुक्त सभी में। तो इसलिए बांध का उपयोग हम लोग करते हैं सिंचाई व बिजली उत्पादन में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही चला जाएगा, सिंचाई व बिजली उत्पादन में। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संभर प्रबंधन से क्या फायदे हैं? ठीक है, जल संभर जो प्रबंधन है उससे क्या फायदे हैं? इससे भूजल स्तर नीचे हो जाता है, इससे भूजल स्तर बढ़ जाता है, इससे वैश्विक ऊष्मा बढ़ जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसलिए जल संभर प्रबंधन से क्या होता है? इससे भूजल का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इससे भूजल स्तर बढ़ जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिदनापुर के आराबाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय का सहमति एवं सक्रिय भागीदारी से 1983 तक का साल वन समृद्ध हो गया था तथा बेकार कहे जाने वाले वन का मूल्य आंका गया। ठीक है, उस वन का मूल्य कितना था, कितना आंका गया? 12.5 करोड़, 10 करोड़, या 300 करोड़, या 1 करोड़। तो स्टूडेंट जो मिदनापुर के जो आराबाड़ी जो क्षेत्र था, जो जंगल था, उसका वैल्यू मापा गया 12.5 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 12.5 करोड़। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा के जल का संचयन करने की विधि है। वर्षा के जल का संचयन करने की विधि है, कौन सी विधि है? जल हार्वेस्टिंग, जल प्रदूषण, जल जमाव, या जल कीड़ा। तो स्टूडेंट वर्षा के जल का संचयन करने की जो विधि है उसे हम लोग बोलते हैं जल हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बोला कि राजस्थान के कुछ भागों में किस नहर द्वारा हरियाली संभव हुई? महात्मा गांधी नहर द्वारा, इंदिरा गांधी नहर द्वारा, या सरदार सरोवर द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान के कुछ भागों में जो नहर द्वारा जो हरियाली संभव हुई वह नहर थी इंदिरा गांधी नहर द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी जो बांध है वह किस नदी पे बनाया गया है? यमुना नदी पे, नर्मदा नदी पे, गंगा नदी पे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें टिहरी बांध बनाया गया है यमुना नदी पे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यमुना नदी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, बड़े बांधों का विरोध क्यों होता है? बड़े जो बांध होते हैं उनका विरोध क्यों होता है? पहला ऑप्शन, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग विस्थापित होते हैं, जनता का बहुत धन लगता है और लाभ नहीं मिलता, या वन एवं जैव विविधता नष्ट होते हैं, या इनमें से सभी।
तो स्टूडेंट बड़े बांध का विरोध इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे बड़ी संख्या में स्थानीय लोग विस्थापित हो जाते हैं, जनता का बहुत धन लगता है और लाभ नहीं मिलता है, वन एवं जैव विविधता नष्ट हो जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा सही चला जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जल संभर प्रबंधन क्या है? जल संभर प्रबंधन क्या है? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जल संभर प्रबंधन क्या है? कुलह का निर्माण, बड़े बांधों का निर्माण, मिट्टी और जल दोनों का संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, चाहे वो सही हो या गलत हो। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल